हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य जीके और मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो एमपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। 2016-2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम वो क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। हर पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। अब इसमें सारे जीके आता है, एमपी जीके भी आता है, पूरा इंडिया का जीके भी आता है और कभी कभी वर्ल्ड जीके भी पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, नर्मदा नदी बहती है गंगा, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो नर्मदा किस ओर बहती है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरब सागर की ओर नर्मदा नदी बहती है। असल में ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नर्मदा नदी भारत की जीवन रेखा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपके यहाँ पे लेके आया हूँ। हम इसे रीड करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मेकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है, जो अनूपपुर जिले में है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन, हर लाइन से हर क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। कहाँ से कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी डेल्टा मध्य प्रदेश में यदि इसकी लंबाई पूछी जाए तो 1077 किलोमीटर और कुल लंबाई पूछी जाए तो 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, आपको याद रखना है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अरब सागर की खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी के अलग अलग नाम हैं, तो आपसे इसमें से कुछ नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेंगे कि इसका इनमें से कौन सा नाम नहीं है। तो रेवा, शंकरी, नमोदशा, समो, देवी, ये इसी के नाम हैं। इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें प्रमुख तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, बनास, मना इत्यादि हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। कभी कभी यहाँ से 2 से 3 आपको दे देंगे, एक अलग नदी दे देंगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात। अब नर्मदा नदी पे कुछ जलप्रपात, बहुत ही मुख्य जलप्रपात बनते हैं, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पर है? अनूपपुर में। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है और ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। सहस्त्र जलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है और ये महेश्वर खरगोन में है। दर्धी जलप्रपात, मंधा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध कौन से हैं? इंदिरा सरोवर जो कि खंडवा में है, सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में है। महेश्वर सरदार सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। महेश्वर परियोजना, महेश्वर, बरगी परियोजना, बरगी जबलपुर, ओमकारेश्वर परियोजना। नर्मदा नदी के तटीय शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, सांडिया इत्यादि शहर हैं। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियां हमें मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, विदर्भ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। लेकिन अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया है क्योंकि अभी नए एक प्रदेश के अंदर परिसीमन हुआ है और नए राज्य से नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास से संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और अब हाल ही में दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों को विलयन अधिनियम 2019 में दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 1 जनवरी 2020 तक यदि भारत में पूछे कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा 8 है, क्योंकि जिस तरह से 2 नए केंद्र शासित बने हैं तो एक दादरा नगर हवेली दमन दीव में शामिल हो गया है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा है? भारत में आपको बताना है किस राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी विधानसभा में
500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और कम से कम कितने नहीं हो सकते, 60 से कम नहीं हो सकते, मिनिमम 60 होने चाहिए। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। इन राज्यों में छोटी आबादी और आकार के में छोटे हैं। अब कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो आबादी और एरिया में बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए अलग से प्रावधान है कि 60 से कम लोग हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ऐसे कौन हैं, कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं। तो सबसे पहले आता है पुदुचेरी, इसमें ओनली फॉर 33 सदस्य हैं। मिजोरम और गोवा में 40 सदस्य हैं और सिक्किम में कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बी है जो वर्तमान में भारतीय नौसेना की सेवा में है? INS सिंधुवीर, INS अरिहंत, INS चक्र, INS शिशुमार। तो INS अरिहंत जो है वो भारत की देसी मिसाइल है, ठीक है, भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी मिसाइल है जो परमाणु शक्ति से संचालित है। इसके अलावा भी भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बी हैं, INS चक्र और INS अरिहंत। तो INS अरिहंत तो स्वदेशी हो गई। INS चक्र जो है वो रूस से 10 साल के लीज पर ली गई है। ये एक अटैक सबमरीन है। INS अरिहंत भारत में बनाया गया है और यह समुद्र में परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस अनुच्छेद में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लागू होता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जहां संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार चलाने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य के कार्यकारी शक्तियों का निर्वाह करता है। इस दौरान राज्य की सभी प्रशासनिक और विधायिक शक्तियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू माना जाता है। तो यही कारण है कि किस कारण से राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये हमने देख लिया, और किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? 356 के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो 2021 ओलंपिक में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा, PV सिंधु, अश्विनी बोपन्ना, साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? PV सिंधु। अब यहाँ पे 2021 टोक्यो ओलंपिक बहुत ही करंट अफेयर है, ये यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। वे देश के पहले ऐसे के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक फील्ड एथलीट हैं। भारतीय महिला वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल जीता है। भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बॉक्सिंग में भारत की लालवानिया बोरोंग ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। पहलवान बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। तो ये आपको इसमें पूरी डिटेल दे दी गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग की घटना हुई 13 नवंबर 1932, 26 जनवरी 1915, 13 अप्रैल 1929, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग का घटनाक्रम कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल माइक और डायर ने लोगों पर गोलियां बरसाई थी। तो आपसे यहाँ पे जनरल का नाम पूछा जा सकता है, किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी? तो माइक ओ डायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिहान बहुउद्देशीय परियोजना खालिस्तान को बिजली की आपूर्ति करती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग को, केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश के मध्य भाग को, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को। तो रिहांग परियोजना के बारे में आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को अपनी बिजली आपूर्ति करती हैं। रिहांद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। रिहांद जलाशय रिहांद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पीपरी के पेड़ों के बीच रिहांद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? रिहांद नदी जो है ना, सोनभद्र। ठीक है, ये झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ये जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? 240 सदस्य, 250 सदस्य, 200 सदस्य, 260 सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 250 सदस्य। भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियां में समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसकी हमने डिटेल पढ़ ली है। आप वीडियो पोस्ट करके एक बार फिर से उसे अच्छे से रीड करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, केरल, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। चेनानी नसरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह सुरंग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर चेनानी से शुरू होकर नसरी नामक स्थान तक पहुंचती है। इस सुरंग का निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था और इसी सुरंग का उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम पीर पंजाल रेल सुरंग है। इस सुरंग का दूसरा नाम बनिहाल रेल भी है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर रेल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल के पीर पंजाल से निकलती है। तो देखो, आपको सड़क सुरंग और रेल सुरंग दोनों के बारे में अलग अलग बता दिया है, तो कन्फ्यूज ना होइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस राज्य से 2015 में 18 साल बाद वापस लिया गया? त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम। तो सशस्त्र बल ये लिया गया त्रिपुरा से। असल में इस नियम के अनुसार हमारे जो AFSPA जो सशस्त्र बल था ये यहाँ पे तैनात नहीं किया जा सकता था, पर अब किया जा सकता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत गार्डन कहाँ पर स्थित है? मांडू, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। तो कहाँ पर है? ये है इंदौर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध किसके साथ जुड़ा हुआ है? नर्मदा परियोजना, भागड़ा नांगल परियोजना, ताप्ती नदी घाटी परियोजना, महानदी घाटी परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। ये हमने पहले भी देख लिया था। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा न्यू सहित 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना है। इनका लगातार विरोध होता रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 21 जनवरी, 2020 जनवरी। तो भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज। तो हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और अब हमारे जो करंट में जो भी कोई मंत्री हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं, DV सदानंद गौड़ा उर्वरक एवं रसायन मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्री है, S जयशंकर विदेश मंत्री हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं, श्री मनसुख N मंडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, श्री अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक विमान मंत्रालय हैं। ये आप याद रखिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं, श्री हरिदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, श्री जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मंत्रालय हैं इनके पास, और श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना मंत्री हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RBI के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर थे? तो डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर D सुब्बाराव, सर वेंगल रामा राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर वेंगल रामा राव जो थे वो RBI के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान विद्यालयीन छात्रों के निर्विघ्न अध्ययन और सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हमारा घर हमारा विद्यालय, दिल से अभिनव झिलमिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा घर हमारा विद्यालय। ये
एक विशेष रेडियो कार्यक्रम चलाया गया कोरोना काल में, जिससे कि सभी को पढ़ाई होती रहे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? अंजिक रहाणे, वीरेंद्र सहवाग, करुण नायर, चेतेश्वर पुजारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करुण नायर जो हैं उन्होंने 13 शतक लगाया। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार 13 शतक लगा चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का पहला सत्र वर्ष में हुआ था? 1949, 1955, 1952, 1953, 1952। तो लोकसभा का पहला सत्र कब बन सकता है? जब चुनाव हुए हों। और भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उसके बाद हमारी लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 2052 तक पहले आम सभा चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। श्री एम अनंतशयनम अय्यर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। यहाँ से दोनों जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ मुंबई, पोखरण, नेली, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सभी को आंसर पता ही होगा। पोखरण में 1974 में 18 मई के दिन राजस्थान में पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को इस्माइली गुद्दा का नाम दिया गया था। 24 साल बाद भारत ने पोखरण में ही 11 मई और 13 मई को 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत अलग अलग जगह से पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन जीके से, एमपी जीके से भी क्वेश्चन आए हैं। प्लस करंट अफेयर के भी आपने 2 से 3 क्वेश्चन देखे होंगे जिन्हें मैंने रिप्लेस कर दिया, जो 2017 में पूछे गए थे। तो 2021 के लिए मैंने इसे रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये करंट अफेयर बदलता रहता है, तो आप एक बार मिसमैच कर लीजिएगा। तो आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।